कैटिट्यूड में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वैभव और हम इस समय एनसीईआरटी की जो सीरीज है उसको कवर कर रहे हैं 6th क्लास की। पिछले लास्ट के 2 वीडियो में मैं आपको बताया था हमने किस पर बात करी है। हमने सबसे पहले जाना था कि इतिहास को पढ़ने की जरूरत क्या है। उसके अलावा हमने अगली वीडियो में जाना कि मानव कैसे इस दुनिया में आया, उसने कैसे रहना शुरू करा, उसने आग का आविष्कार किया, यानी कि हमने प्राचीन जो मानव था या आदि मानव था उसके बारे में जाना। आज एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हमें पढ़ना है और ये अगला चैप्टर है। मैंने फिर से एक बार पीपीटी आप लोगों के लिए डिजाइन कर दी है प्यारी प्यारी। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ जो कि हमने एआई की मदद से बनाई है। तो पहले इस वीडियो को देखिए फिर हम लोग मिलते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक दिलचस्प खोज हुई। रावी नदी के पास खुदाई करते हुए पुरातत्वविदों को एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले। ये सभ्यता जो पहले अनजान थी, उस जगह के नाम पर हड़प्पा नाम रखा गया जहां ये मिली थी। जल्द ही ये साफ हो गया कि ये कोई मामूली खोज नहीं थी। ये 1400 साल पहले फलने फूलने वाली एक सोफिस्टिकेटेड अर्बन कल्चर की एक झलक थी। सिंधु घाटी सभ्यता, जैसा कि इसे भी कहा जाता है, एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी जिसमें आज के भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्से शामिल हैं। हड़प्पा की खोज ने आर्कियोलॉजिकल कम्युनिटी में एक्साइटमेंट की लहरें दौड़ा दी। इसने प्राचीन इतिहास की एग्जिस्टिंग नैरेटिव्स को चुनौती दी। यहाँ एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का सबूत था जो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के समकालीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता, जो सदियों से धरती की परतों के नीचे छिपी हुई थी, आखिरकार अपने रहस्यों का खुलासा कर रही थी। हड़प्पा में शुरुआती खोज बस आइसबर्ग की नोक थी। जैसे जैसे खुदाई जारी रही, सिंधु घाटी में और भी जगहें सामने आईं। मोहनजोदड़ो, एक और बड़ा शहर सामने आया जिसने इस सभ्यता के स्केल और सोफिस्टिकेशन को और मजबूत किया। इन खोजों ने एक खोई हुई दुनिया की एक वाइब्रेंट तस्वीर पेश की, एक ऐसी दुनिया जो हजारों सालों से मानव स्मृति से। तो आपने वीडियो देखी होगी। इस छोटी सी वीडियो में हमने बताने की कोशिश करी है कि सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता क्या थी। आइए हम इसको और विस्तार से जानते हैं और ये जानते हैं कि हमारे एजुकेशन में क्या क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें इसकी खोज कहाँ से हुई और हमें कैसे पता चला। तो हम ये ऐसे मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, ये लगभग 4700 वर्ष पूर्व विकसित हुई थी। लगभग 5000 साल पुरानी ये कहा जाता है। अब इस सभ्यता के अपने मायने हैं क्योंकि हमने इससे पहले जो भी कुछ पढ़ा, हमें इतने ज्यादा प्रमाण नहीं मिलते थे। जैसे कि हमने प्राचीन जो आदि मानव के बारे में बात करी तो उसमें हमने देखा था कि उन्होंने कैसे चित्रकारी करते थे गुफाओं पे, जो हमें आज भी प्रमाण मिलते हैं। बट यहाँ पे हमें पूरे के पूरे शहर के अवशेष मिले जब हमने खुदाई करी। हमने तो लगभग 150 साल पहले, आपको पता होगा कि ब्रिटिश उस समय इंडिया कहा जाता था और अंग्रेजों का यहाँ पर शासन था। तो उस समय क्या हुआ कि जो ब्रिटिश इंडिया की सरकार थी उस समय, उन्होंने पंजाब में रेलवे लाइन बिछाना शुरू करी। तो जब वो रेलवे लाइन बिछाने गए तो जब उन्होंने खुदाई करी वहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि कुछ उन्हें गड़बड़ दिख रहा है वहाँ पे। तो जब उन्होंने उसको और सर्च किया, उसकी खुदाई करी, तो उन्हें वहाँ पर काफी ज्यादा ऐसी इमारतें मिली जो नष्ट हुई थी। अब वो चौंक गए कि यहाँ पे तो हमने ऐसा कुछ बनाया नहीं है। और सीधी सी बात है, अगर आपके सामने भी ऐसा होगा तो फिर क्या किया उन्होंने, उस चीज को रिसर्च करना शुरू किया, ढूंढना शुरू करे। और आज तक कह तो नहीं सकते आज इतनी ज्यादा रिसर्च होती है, बट हाँ काफी सालों तक रिसर्च हुई। और ऐसा कहा जाता है कि 80 वर्ष पूर्व पुरातत्वविदों ने इस स्थल को फिर से खोजा और हड़प्पा पहला खोजा गया नगर था। इसलिए इस सभ्यता के अन्य सभी स्थलों को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो ये अभी भारत में हिस्से मिलते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भाग इस समय बंटवारे के बाद पाकिस्तान में शामिल हुआ, जो कि इस हड़प्पा सभ्यता का एरिया था। और वैसे तो इंडिया में भी काफी जगह है। आइए हम जानते हैं कि इस सभ्यता को पढ़ने की जरूरत क्या है, क्यों हमारे जो स्टडी में है वो शामिल हुई और क्या ऐसा है हमें जानने को मिलता है। यहाँ पे पहले आपको जानना होगा कि हड़प्पा की 2 जो मेन विशेषताएं हैं, वैसे तो बहुत है, बट जो मेन ज्यादा ध्यान दिया गया है वो है एक है नगर संरचना और जल प्रबंधन। हड़प्पा के 2 मुख्य जो भाग थे वो माना जाता है विभाजित थे। जो पश्चिमी भाग था उसे नगर दुर्ग कहते थे और ये बेसिकली ऊंचाई पर होता था
और जो पूर्वी भाग था वो निचला इलाका था या एरिया था, तो जो अधिक फैला हुआ था। दोनों भागों को मजबूत पकी हुई ईंटों से बनाया गया था और इनको दीवारों से सुरक्षित किया गया था, यानी कि नगर के चारों ओर दीवारें इन लोगों ने बना रखी थी। और जो जल प्रबंधन है उसमें जल निकास के लिए काफी अच्छी प्रणाली मिली थी। जब वहां पर प्रशासन ने सर्च किया और खुदाई करी तो उसमें उन्हें पक्की नालियां भी देखने को मिली। और इसके अलावा मोहनजोदड़ो जो जगह है उसमें वहां पर एक विशाल स्नान गृह भी देखने को मिला। मुझे एक मूवी याद आ रही है जो मूवी थी ऋतिक रोशन की, मुझे वो मूवी का पूरा नाम याद नहीं आ रहा है ढंग से। आप देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखी तो एक बार देखिए जाके, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी शायद अब तो ऑनलाइन भी वो मूवी पड़ी हुई होगी क्योंकि ज़्यादा हिट नहीं हुई थी। बट वो मूवी एक बार आप देखिए। मैं ये तो नहीं कह रहा कि उस मूवी में सब कुछ दिखाया ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि बॉलीवुड में तो इतना सब मिर्च मसाला दिखाते ज़रूर हैं, लेकिन चीज़ें जो होती है ना, कैसे नगर वहाँ पे थे और कैसे रहा जाता था, वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ जो कि हमने AI की मदद से बनाई है। तो पहले इस वीडियो को देखिए, फिर हम लोग मिलते हैं। पुरातत्वविदों को सबसे ज्यादा हड़प्पा शहरों की मेटिकुलस अर्बन प्लानिंग ने आश्चर्यचकित किया। शहरों को ग्रिड सिस्टम पर बनाया गया था जिसमें सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। इस मेटिकुलस प्लानिंग ने हाई डिग्री ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन और अर्बन डिजाइन की डीप अंडरस्टैंडिंग को दर्शाया। स्टैंडर्डाइज्ड ईंटों से बने घरों ने रिमार्केबल यूनिफॉर्मिटी दिखाई। इसके अलावा हड़प्पा के लोग अर्बन सैनिटेशन में अग्रणी थे। उन्होंने सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम्स विकसित किए थे जिसमें नालियां सड़कों के किनारे और घरों के भीतर भी चलती थी। मोहनजोदड़ो में खोजा गया विशाल स्नानागार हड़प्पा के लोगों के आर्किटेक्चरल प्रोवेस का प्रमाण है। ये बड़ा ईंटों से बना हुआ पूल माना जाता है कि रिचुअलिस्टिक बेथिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एडवांस्ड इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स को दर्शाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि मोहनजोदड़ो का नाम काफी ज्यादा बार लिया जाता है, तो सिर्फ इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है इतिहास में, धौलावीरा भी है और लोथल भी है। आइए हम एक एक करके जानते हैं कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, मोहनजोदड़ो में ज्यादातर हमें यही मिला है कि वहाँ पे एक महान स्नान घर मिला और काफी ज्यादा वहाँ पे जो जल प्रबंधन था ना वो काफी अच्छा था। उन्होंने पक्की नालियां बना रखी थी रहने के लिए। तो पहले हमें ऐसा कहीं भी देखने को किसी सभ्यता में नहीं मिला। और जैसा कि आज के समय में अच्छा कहें या क्या कहें, हमारे बड़े बड़े शहर आज भी पानी में डूब जाते हैं। जब हम देखते हैं कि पानी भर जाता है हमारे बड़े बड़े शहरों में, फिलहाल यहाँ पे हमें देखने को मिली उन्नत जो भी जल व्यवस्था थी। इसके अलावा जो धौलावीरा था वो 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो नगर, पत्थर की सुरक्षा की दीवारों और एक बड़ा सा सभा मैदान यहाँ पे हमें देखने को मिला। अब इससे ये जानने को मिलता है कि ज़रूर वहाँ पे सभाएं होती थी और जैसे आज के समय में भी बड़ी गैदरिंग होती हैं, तो मे बी वो भी वहाँ पे होता होगा, क्योंकि तभी हमें इतना बड़ा सभा मैदान वहाँ पर हमें मिला जब हमने रिसर्च किया। और विभाजित शहर मिले, कई भागों में बांट रखा था। इसके अलावा जो लोथल शहर है वो बेसिकली कहा जाता है कि व्यापार का केंद्र था, जहाँ पर भंडार गृह और शिल्प कार्यशालाएं मिली थी। इसके अलावा जो हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन था वो हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो लोग कैसे रहते थे। अगर हम शासन और प्रशासन की बात करें तो शासक जो थे वो महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों की योजना बनाते थे और व्यापार को नियंत्रित करते थे। व्यापार होता था अच्छा खासा उस समय, इसके हमें प्रमाण देखने को मिले हैं। और ये कैसे मिले हैं प्रमाण, क्योंकि हमें वहाँ पे कई सारे मोहरे मिली हैं और लेखन के कार्य जो वो करते थे उसके प्रमाण भी हमको मिले हैं। मेन व्यापार क्या था वहाँ पे, हमें देखने को मिला है कि शिल्पकार विभिन्न वस्तुएं बनाते थे और व्यापार को दूर दूर तक भेजा जाता था। इसके अलावा गाँव में रहने वाले किसान और पशुपालक नगरों के लिए भोजन की आपूर्ति करते थे, जैसे गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों जैसी प्रमुख फसलें जो थीं वो वहाँ पर उगाई जाती थीं। तो ये हमें प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा अगर हम कला और शिल्प की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता ने विविध कला और शिल्प का विकास किया था, जिसमें हमें बहुत सारी मोहरें देखने को मिली हैं उनकी। मैं आपको सारी इमेजेस तो नहीं दिखा पाऊंगा अभी, क्योंकि कॉपीराइट का रहता है। आप अभी गूगल पे जाइएगा और जिस पे भी आप सर्च करें तो वहाँ पे जाके एक बार सर्च करिएगा, आपको बहुत सारे प्रमाण हैं जो देखने को मिलेंगे। अगर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता है तो शायद मैं एक बार आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हम यहाँ पे सर्च करते हैं, सिंधु घाटी के नाम से ज़्यादा आ जाता है गूगल पे, वो चीज़ें ज़्यादा है।
ये देखिए आप, अब यहाँ ये ज़्यादा अच्छे से आप देख पाएंगे, ये असली फ़ोटो है। अगर कॉपीराइट स्ट्राइक ना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो है ये असली फ़ोटो है। ये जो आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे पूरे इस क्षेत्र में ऐसा कहा जाता है ये हड़प्पा शहर है, जो आप मैप में देख सकते हो। इसके अलावा ये जो ओरिजिनल अवशेष है, ये देखिए इंसान का कंकाल यहाँ पे मिला है हमें। तो ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हो ये हमें ऐसे रियल मिले हैं। ऐसी जो थी सभ्यता, काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है, आपको पढ़ना चाहिए, इसको ढूंढना चाहिए। तो काफ़ी कुछ कंटेंट है जो आप देख सकते हैं। और काफ़ी फर्स्ट वीडियो में भी हमने यही जाना था कि हमें इतिहास को क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें ये जानने को मिलता है कि इंसान पहले कैसे रहता था। अब सोचिए 5000 साल पुराने लगभग एक सभ्यता के बारे में आपको जानने को मिले कि वो लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या करते थे। तो वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ तटों पर फली फूली। लोग कुशल किसान थे जो गेहूं, जौ, मटर और कपास जैसी फसलें उगाते थे। सबूत बताते हैं कि वे कपास को पालतू बनाने और टेक्सटाइल प्रोडक्शन के लिए इसका इस्तेमाल करने वाले पहले लोगों में से थे। हड़प्पा अर्थव्यवस्था में व्यापार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने दूर दूर के देशों से जुड़ते हुए व्यापक व्यापार नेटवर्क स्थापित किए थे। मेसोपोटामिया तक पाए गए सिंधु लिपि वाले मोहर उनके दूरगामी व्यापार संबंधों की गवाही देते हैं। ये हड़प्पा के लोग कुशल कारीगर थे जो उत्तम मिट्टी के बर्तन, गहने और कांसे की कलाकृतियां बनाते थे। उनके मिट्टी के बर्तन, जो अपने डिस्टिंक्टिव डिजाइन्स और मोटिव्स की विशेषता रखते हैं, उनकी कलात्मक संवेदनाओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वर्कशॉप्स और औजारों की खोज विभिन्न शिल्पों में स्पेशलाइजेशन के एक हाई लेवल का सुझाव देती है। फिलहाल अभी हम पतन के कारण जान लेते हैं। आपके दिमाग में भी ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि जब इतनी बड़ी सभ्यता थी, इतने ज़्यादा लोग रहते थे और अच्छी नगर व्यवस्था थी, जल प्रबंधन भी था, और इसके अलावा आपने अभी देखा कि वहाँ पे उन्होंने सिक्योरिटी के लिए जो दीवारें थी वो चारों ओर बना रखी थी शहर के, फिर भी ये सभ्यता कैसे नष्ट हो गई, ये बड़ा विषय तो है। अब मैं आपको सच्चाई बताऊं तो बहुत ज़्यादा प्रमाण तो हमें इसमें देखने को नहीं मिले हैं, बट जो भी रिसर्च है, जो भी हमें पता चलता है, तो हम उससे कुछ अनुमान ही लगा सकते हैं। बाकी 100% श्योर तो नहीं है कि ऐसा ही हुआ होगा। तो जो हमें अभी बेसिकली जो मुख्य प्रमाण हमें मिलते हैं, ऐसा कहा जाता है कि नदियों का सूखना, वनों का विनाश और बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाएं जो थीं, वो हो सकता है उसने इस सभ्यता को नष्ट किया हो। अगर आपने वो मूवी देखी है, मुझे नाम सही से याद नहीं आ रहा है वीडियो बनाते वक्त, तो आपने भी देखा होगा उस मूवी में एंड में होता क्या है कि वहाँ वो डैम बनाते हैं, और उस डैम को जब बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसके बाद वहाँ से वाटर फ्लो चलता है क्योंकि वो डैम फट जाता है। तो उस समय वहाँ पे बाढ़ आती है और पूरी सभ्यता नष्ट हो जाती है। तो फिलहाल तो उस मूवी में दिखाया गया, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल तरीके से प्रमाणित है, बट जो हमारे पास है। इसके अलावा प्रशासनिक पतन भी हो सकता है। प्राकृतिक कारण तो यही था कि नदियों का सूखना, वनों का विनाश, या फिर बाढ़ या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा आई हो जिससे पूरी जो सभ्यता था वो नष्ट हो गई हो। इसके अलावा प्रशासनिक पतन हो सकते हैं, मान लो कोई बाहर से आक्रमणकारी आए हों और पूरी सभ्यता को नष्ट कर दिया। बट मुझे लगता है कि ऐसे होने के चांसेस बहुत ही कम ही होंगे, क्योंकि पूरी सभ्यता को नष्ट करना इतना आसान नहीं होता है। हाँ, हम मान सकते हैं आप उस जगह के कल्चर को नष्ट कर सकते हैं, बट ये थोड़ी सी अजीब है। आप क्या कहते हैं, जरूर लिखिएगा। इसके अलावा आर्थिक गिरावट भी हो सकती है कि व्यापार और आयात निर्यात में कमी आई हो। जो मेन दो कारण है ना, वो यही कहे जाते हैं कि जनसंख्या विस्थापन। ऐसा हो सकता है कि कोई वजह रही हो जिस वजह से लोग उस जगह को छोड़कर कहीं और जाके बस गए हों। जैसे अभी मैप में हमने देखा था, हो सकता है उसको छोड़ के वो आगे आ गए हों। तो मेन तौर पर दो ही हम प्रमाण कह सकते हैं, या तो कोई प्राकृतिक आपदा आई होगी। देखिए, होगा क्या, अगर बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाएं होंगी तो यहाँ पे तो लोग तो खत्म ही हो गए होंगे। अगर नदियों का सूखा हुआ होगा, वनों का विनाश या कुछ ऐसी चीजें होंगी जहाँ से वो मूवमेंट कर सकते थे, तो उन्होंने जरूर विस्थापन किया होगा, दूसरी जगह पे चले गए होंगे। तो यही जो मेन कारण है हम कह सकते हैं। और लगभग 3900 वर्ष पूर्व हड़प्पा सभ्यता में अचानक बदलाव आया था, जिसके बाद ये सभ्यता धीरे धीरे विलुप्त हो गई। शहर धीरे धीरे छोड़ दिए गए और कभी फलते फूलते अर्बन सेंटर्स खंडहर में बदल गए। इस पतन के सही कारण रहस्य में डूबे हुए हैं। कई थ्योरीज प्रस्तावित की गई हैं, जिनमें क्लाइमेट चेंज, नदी के रास्तों का बदलना और यहाँ तक कि संभावित आक्रमण भी शामिल हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि कई कारकों ने सभ्यता के पतन में योगदान दिया होगा। कभी सिंधु की एक प्रमुख सहायक नदी घग्गर हकरा नदी का सूखना, माना जाता है कि इसमें एक भूमिका रही है। कारण जो भी हो, सिंधु घाटी सभ्यता का गायब होना प्राचीन इतिहास की महान पहेलियों में से एक है।
इसकी पुनर्खोज ने एक खोई हुई दुनिया, व्यवस्था, नवाचार और सांस्कृतिक समृद्धि की दुनिया में एक आकर्षक झलक प्रदान की है। सिंधु लिपि, जिसे अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है, इस रहस्यमय सभ्यता के और रहस्यों को अनलॉक करने की कुंजी रखती है। तो अंत में हम ये जानते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में हड़प्पा सभ्यता का महत्व और विरासत क्या है। सबसे ज़्यादा जो मेन 4 पॉइंट है वो ये है कि नगर नियोजन की हमने देखा वहाँ पे, काफ़ी रोचक भी होता है। 5000 साल पहले लोग भी काफ़ी अच्छी नगर व्यवस्था में रहते थे, उनके पास अपनी जल प्रबंधन के लिए जगह थी। इसके अलावा हमें ऐसे प्रमाण मिले कि वहाँ पे लोग धातु का उपयोग करते थे, मुद्रा का उपयोग करते थे, और सबसे बड़ी बात, लोग वहाँ पे किसी भी सामान को बेचने या खरीदने के लिए माप तौल के लिए भी यूज़ करते थे, जो हम आज भी देख सकते हैं हमारे यहाँ होता है। इससे पहले हमने देखा तो होता था कि लोग क्या करते थे, मतलब पैसों का आदान प्रदान जल्दी से नहीं करते थे। मान लो किसी के पास कोई प्रोडक्ट है और उसको किसी और को सेल करना है, तो वो उसको सेल कर देता था और उससे वो सामान ले लेता था। मगर यहाँ पे हमने देखा कि इस सभ्यता में बिल्कुल जैसे आज के समय में हम काफ़ी हद तक चलते हैं, वैसा ही चलते थे। यहाँ पर भी वो धातु का यूज़ करते थे और मुद्रा का यूज़ करते थे। इसके अलावा हमने ये जाना ही कि वहाँ पे नगर संरचना काफ़ी अच्छी थी। बिल्कुल ऐसे घर बनाए गए थे कि जो एक आधुनिक संरचना होती है, और शहरी विकास भी था, यानी कि लोग गाँव से और शहर की तरफ भी आते थे और शहर भी थे वहाँ पे। इसके अलावा सांस्कृतिक विरासत तो है ही, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मोहरें मिली हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, धार्मिक प्रथाएं भी मिली हैं, और यहाँ पे हम भारतीय संस्कृति पर गहरा प्रभाव भी डाला है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धार्मिक प्रथाएं थीं जो हमने देखी, जो उस समय भी फॉलो करी जाती थी। अगर हम जाने कि विश्व में इस सभ्यता का क्या मायने थे, देखिए मेसोपोटामिया और अन्य सभ्यताओं के साथ यहाँ पर व्यापार होता था, ऐसे कई सारे हमें प्रमाण मिले हैं देखने को। तो ये तो थी इसके बारे में जानकारी पूरी हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर हमारे साथ फीडबैक शेयर करें। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अगर वीडियो में कोई कमी लग रही है तो हमें बताइए, हम उसको अच्छा करेंगे। अगर अच्छी लग रही हो, लग रहा होगा वीडियो कुछ ज्ञान दिया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाए। अगली वीडियो में हम चलेंगे, हम पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी में और अगला टॉपिक क्या है, अगली चैप्टर क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपनों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। नमस्कार।